हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित 15 समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। इन प्रश्नों का उत्तर मैं व्याख्या के साथ दूंगी जो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट सर्विसेज एवं रेलवे इत्यादि की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। फ्रेंड्स, इतिहास का मुख्य आधार युग विशेष और घटना स्थल से प्राप्त वे अवशेष हैं जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होते रहते हैं, चाहे वह सिक्के हों या मृदभांड हो या लिखित कोई साक्ष्य हो, शिलालेख हो। भारत का इतिहास कई हजार साल पुराना माना जाता है। मेहरगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक दृष्टि से वहाँ जो भी प्राप्त हुए हैं वे नवपाषाण युग से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसलिए मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगी उसका आंसर मैं व्याख्या के साथ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक ले आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? सिकंदर, अरब, ग्रीक या ईरानी? तो इसका सही आंसर है सिकंदर ने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में से सिकंदर कहते थे ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसके चलते सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी और पहला यूरोपीय आक्रमण था। यानी यूरोपीय लोग में सबसे पहले सिकंदर ही भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? 26, 27, 28, 29? तो सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के राज्य 28 राज्यों में विभक्त थे, यानी 28 राज्यों में विभाजित थे। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। यहाँ भी यह एक प्रश्न बनता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में किया। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत में स्थित 28 राज्यों में विभाजित थे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर सेंचुरी? तो बीसी का सही संक्षेप है बीसी इज बिफोर क्राइस्ट का सही संक्षेप है। बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट होता है, जो यह उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 47 ईसा पूर्व, 50 ईसा पूर्व, 55 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व? तो विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियां हम देखते हैं। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली है। माने विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना हिंदू पंचांग में विक्रम संवत के अनुसार किया जाता है और संवत 57 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। इसका प्रणेता भारत के भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है। विक्रम संवत का स्थापना विक्रमादित्य ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी, 80 ईस्वी, 30 ईस्वी या 639 ईस्वी में? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था।
शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी आरंभ हुआ। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। विक्रम संवत से हिंदू पंचांग में गणना होता है और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में, 320 ईस्वी में, 398 ईस्वी में, 400 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, जिस भी प्रश्न का आप आंसर जानते हैं कमेंट के द्वारा जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत चलाया था। 319 से 320 ईस्वी तक चंद्रगुप्त का काल था। कदाचित इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, अपने राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक किया था। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ प्रश्न आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त ने धारण की थी और पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 7, ह्वेनसांग भारत कब आया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा में जरूर आते हैं, इसे आप जरूर नोट कर लें। ह्वेनसांग भारत कब आया था? 380 से 413 ईस्वी, 413 से 418 ईस्वी, 629 से 645 ईस्वी, 712 से 713 ईस्वी। तो ह्वेनसांग भारत 629 से 645 ईस्वी तक वह भारत में था। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब मुगल वंश की स्थापना की थी? 1175 ईस्वी में, 1278 ईस्वी में, 1280 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अब गुलाम वंश के बारे में हम कुछ जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान एवं गुलाम वंश का संस्थापक था। यहाँ प्रश्न आता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की। यहाँ दो प्रश्न बनेंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। मैं जो भी व्याख्या बता रही हूँ उन सभी व्याख्या को आप ध्यान से देखें, इससे आप कई प्रश्नों का आप उत्तर बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? सूरत, केरल, अहमदाबाद, मलक्का। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने सूरत के युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी जानते हैं। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। यहाँ एक प्रश्न यह बनता है कि अंग्रेज के व्यापारी भारत में व्यापार करने कब आए? तो 1600 ईस्वी में। किनकी अनुमति से? महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से व्यापार करने आए। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। उस समय पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में हुई, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर के स्थापना किस राजपूत राजा ने 1459 में की थी? राव जोधा, जोधाबाई, मानसिंह, राणा प्रताप। तो जोधपुर की स्थापना राव जोधा ने 1459 ईस्वी में की थी। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राव जोधा ने 1438 से 89 ईस्वी में 1459 में की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था। मंडोर से हटाकर नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी, यानी कि पहले मंडोर में राजधानी थी, वहाँ से जोधपुर में बनाया गया। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए
चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। यह प्रश्न यहाँ बनता है कि जोधपुर को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा दुर्ग बनाया गया था? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया था। किस पहाड़ी पर? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, जो आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा? लोथल में, सिंधु सभ्यता के लोथल में बंदरगाह का प्रमाण मिला है। लोथल के बारे में कुछ और जानते हैं। लोथल हड़प्पा का एक शहर है। यहाँ एक विशाल बंदरगाह मिला है। लोथल का हड़प्पा बंदरगाह शहर भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यह पत्थर, खोल और धातु से वस्तुएं बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 12वां प्रश्न है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने किसको अपनी राजधानी बनाया? कन्नौज को, मथुरा को, पाटलिपुत्र को या इलाहाबाद को? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया था। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे मजबूत शासक था। यहाँ जो वन लाइनर दिया हुआ है नोट्स के द्वारा, इसे भी आप बहुत ध्यान से देखें और एवं इसे आप नोट कर लें। उन्होंने यानी कि कनिष्क ने 78 सी से 101 सी तक शासन किया। कनिष्क कड़फिसेस द्वितीय का पुत्र था। उन्होंने 2 शहरों में अपनी राजधानी स्थापित की, पुरुषपुर और मथुरा। तो ऊपर के ऑप्शन में मथुरा था, इसलिए सही मथुरा होगा। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान, कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे अश्वघोष, चरक, वसुमित्र। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा, चरक ने चरक संहिता लिखा और वसुमित्र ने महाभिभाषा लिखा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट्स कर लें। प्रश्न में मिलाने के लिए भी आता है कि बुद्ध चरित्र, चरक संहिता, महाभिभाषा या कुछ और नाम दे दिया जाएगा, उधर लेखक का नाम दिया जाएगा कि इसे आप मिलाइए। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल कायथा किस शहर के निकट स्थित है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या रेवा? पुरातात्विक स्थल कायथा उज्जैन के निकट स्थित है। कायथा के बारे में जानते हैं। कायथा नामक प्राचीन स्थान उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह काली सिंधी नदी के तट पर स्थित है। कायथा कहाँ स्थित है? काली सिंधी नदी के तट पर। यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त करने का मुख्य स्थल है। इसका खोज 1964 ईस्वी में खोजा गया था। यह भी एक प्रश्न बनता है कि कायथा का खोज कब हुआ था? तो 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा? हरियाणा में स्थित हड़प्पा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हड़प्पा का एक स्थल है वह हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में है। मौसमी घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया में 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। यहाँ यह प्रश्न बनता है कि राखीगढ़ी की खुदाई किसने की थी? तो भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं ने की थी। टीम ने एक आग की बेदी, राखीगढ़ी से क्या खोजा गया था? आग की बेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्से, जल निकासी संरचनाओं के साथ साथ अर्धकीमती मोतियों के एक संग्रह की खोज की थी।
हमारा अंतिम प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, भवभूति। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 15 प्रश्नों का उत्तर व्याख्या के साथ दिया है। अगर अभी भी आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दे। आज अब हम हरिसेन के बारे में जानेंगे। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा 33 पंक्तियां शामिल हैं। प्रयाग प्रशस्ति गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण अभिलेखीय स्रोत में से एक है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था और गुप्त वंश का सबसे बड़ा शासक था। तो हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रस्थिति यानी कि इलाहाबाद जो शिलालेख है, स्तंभ शिलालेख है, वहाँ हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियाँ शामिल हैं। यहाँ मैंने 15 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का व्याख्या के साथ उत्तर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा एवं आपके लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभप्रद होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हो एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।